हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी वाले में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसका बच्चों ने कमेंट्स में लिखा था उसके बारे में, तो उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ फार्मूला पर डिस्कशन करेंगे। कोई डेरिवेशन नहीं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके हेल्प से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, बस वही फार्मूला पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहला, कोई थ्योरी का कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके, डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लोग जानते ही हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो लाइट डेविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है अपने एक्चुअल पाथ से। एक्चुअल में इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करके जैसे ही अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन डिटरमाइन करना है। दो केसेस में, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा हो पहला, और जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा हो। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो देखा जाए, देखिए ये एज्यूम करिए कि एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, ये डेंसर मीडियम है इसके नीचे, और इसके ऊपर है रेयर मीडियम। ओके, लाइट हमारा डेंसर से रेयर में जा रहा है। देखिए ये एक रे ऑफ लाइट है जो डेंसर से रेयर में एंटर करने जा रहा है। ओके, लाइट को जाना था सीधा, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, देखिए। ओके, लाइट को जाना था सीधा। ओके, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइट को सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि डेंसर से जब रेयर में जाता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर वो मुड़ जाता है। ओके, देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो हमारा है, लाइट को जाना था ऐसे लेकिन गया ऐसे, तो ये हो गया हमारा डेविएशन, जिसको हम लोग डेल्टा से जनरली डिनोट करते हैं। तो ये जो डेविएशन है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा होता है तब डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस आई, ये होता है। ठीक है बच्चों, ठीक उसी तरह से अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाए, एज्यूम कर ले ये हमारा रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। ओके, अब देख रहे हैं बच्चों कि लाइट हमारा रेयर से डेंसर में जा रहा है। क्लियर, रेयर से लाइट हमारा रेयर से डेंसर में जा रहा है। ठीक है, यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अच्छा, लाइट को जाना कैसे था? लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, लाइट को स्ट्रेट चले जाना चाहिए था, लेकिन जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। जाना था इधर, गया इधर, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ओके, और ये जो एंगल हमारा है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इस केस में डेविएशन क्या होगा? इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा होगा आई माइनस आर, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अगर दोनों को हम लोग देखें, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है या फिर रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो जो डेविएशन है, ठीक है, इस केस में आर माइनस आई, उस केस में आई माइनस आर, मतलब बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस है। ठीक है,
जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा आर माइनस आई, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा आई माइनस आई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो स्नेल्स लॉ या फिर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है कि ये हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, नीचे एक मीडियम है, ये रे जा रहा है, यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्ट होकर गया, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant quantity which depends upon the nature of the two media concerned and the color of light used. sin I by sin R constant होता है, ओके, ये constant जरूर होता है, लेकिन ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला फैक्टर है कि दोनों मीडियम कौन कौन सा है, मीडियम को रिप्लेस कर देने से sin I by sin R constant नहीं रहेगा, और दूसरा लाइट जो आपने पहले एक्सपेरिमेंट जो जिस कलर का लाइट भेजा था, मान लीजिए ब्लू कलर का लाइट, तो सेकंड या थर्ड जो भी एक्सपेरिमेंट करे सब में ब्लू कलर ही यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये हो गया हमारे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से ही हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉलेज मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, एक स्नेल्स लॉ से और एक वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग अगर डिफाइन करें, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ओके, लाइट हमारा किसी एक मीडियम से डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर में एंटर कर रहा है, ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया, एज्यूम कर ले कि ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, वो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जिस मीडियम से लाइट जाता है उसको हम लोग फर्स्ट मीडियम एज्यूम करते हैं, और जिसमें एंटर करता है उसको हम लोग सेकंड मीडियम एज्यूम करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। तो साइन आई बाय साइन आर, इसको स्नेल्स ने बताया था कि वो कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम with respect to the first medium। ओके, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये क्लियर? अच्छा, इसमें एक बात बता दूं, सेकंड मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। अगर फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर फर्स्ट मीडियम, सेकंड नहीं फर्स्ट मीडियम, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम होता है तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिटरमाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर हम लोग सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया उसका कुछ फॉर्मूला भी है, ठीक है। जैसे कि एज्यूम कर ले हम लोग यहाँ सेकंड और फर्स्ट मीडियम लिया है, अगर हमारा ऐसा हो कि एक मीडियम ए है और दूसरा मीडियम बी है, लाइट हम लोग ए से बी में सेंड कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो खैर जो भी हो, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, जैसे अज्यूम कर ले, ये हमारे के फॉर्मूला हुआ, जैसे अज्यूम कर ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मान ले x बाय वाई आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास y बाय x आएगा। क्लियर बच्चों? ये पहला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव, पहला नहीं मतलब फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b with respect to a is equal to refractive index of b by refractive index of a, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। a का मतलब यहाँ पर एयर नहीं है, a हम एयर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक मीडियम ले रहे हैं जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रहा है,
बी जिसमें एंटर कर रहा है। लाइट अगर उल्टा यहां से भेजेंगे, लाइट हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को ओबे करता है, अगर लाइट हम लोग यहां से भेजेंगे तो ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहां पर आएगा, उस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, मैं थ्योरी में नहीं जा रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फॉर्मूला ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, थ्योरी का एक और वीडियो में बनाऊंगा। तो ये हो गया हमारा इसका दूसरा फॉर्मूला। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप लोग देख लें। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अब हम लोग अलग भी एक फॉर्मूला देख रहे हैं जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करके, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है बच्चों लोग? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं म्यू, v उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी है, तो ये हमारा एक बच्चों एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, क्लियर। इसमें कुछ चीज हम लोग जान लें, एज्यूम कर ले ये एयर या वैक्यूम है एक मीडियम, और ये एक दूसरा मीडियम है, कोई भी एक अदर मीडियम है। ओके, अच्छा, तो हम लोग देख रहे हैं कि लाइट जो है एक मीडियम से एयर से वैक्यूम, एयर या वैक्यूम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है। ठीक है, क्लियर। इसमें लाइट का वेलोसिटी c है, इसमें लाइट का वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा एयर हम लोग लिख दे रहे हैं या वैक्यूम लिख देते हैं। इसमें एंटर कर रहा है, इसमें लाइट का वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, v हो गया, वेवलेंथ हमारा लैम्डा MED कर दिया मीडियम। एक बात हमेशा याद रखें, एक चीज हमेशा याद रखें, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी n से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं, याद रखेंगे उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। एक तो हमारा ये म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी जो हम लोगों ने पहले लिखा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो जा रहा है। ओके, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं दूसरा। थोड़ा सा जल्दी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो, एक्चुअल में एक कम से कम टाइम में हम लोग चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया जा सके, तो आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं और धीरे धीरे समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि अगर मान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, ये मान लीजिए मीडियम 1 है और ये मान लीजिए मीडियम 2 है। ओके, क्लियर बच्चों। अब लाइट जो हमारा है इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर कर रहा है, तो हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा। इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी v1, इसका वेवलेंथ लैम्डा 1, इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी v2, वेवलेंथ लैम्डा 2, ऐसा। तब क्या होगा? अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। फर्स्ट मीडियम का μ1, सेकंड मीडियम का μ2। तब क्या होगा? μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू c1 बाय c2। लाइट का वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि आपको पता है, और इसको हम लोग लिखेंगे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। इस पर बहुत सारा बेसिक प्रॉब्लम क्लास 12 लेवल का आप लोग इस पर सॉल्व कर सकते हैं और जनरली रहता है इस पर। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? इसमें हम लोग देखेंगे कि दो केसेस देखेंगे, ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन द रेयरर मीडियम। ओके, मतलब क्या है? इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? ये
क्लास 12 थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। एज्यूम कर लें कि एज्यूम कर लें ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहां पर डेंसर मीडियम है और ये ऊपर है रेयरर मीडियम। ओके बच्चों, ठीक है, ये डेंसर और ये रेयरर मीडियम। क्लियर? ये जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। याद रखिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इस मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ओके, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है और रेयर मीडियम से उसको ऑब्जर्व हम लोग करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सामने दिखाई देता है। जैसे अज्यूम कर लें कि एक मछली पानी में 6 फीट की गहराई पर है। अगर उसको पानी के बाहर से हम लोग ऊपर से ऐसे करके हम लोग देखेंगे तालाब में या झील में, क्लियर वाटर में, तो वो हमको 4.5 फीट का डेप्थ में दिखाई देगी। अगर मछली 8 फीट की गहराई पर है और पानी के अंदर हम लोग देखेंगे, मान लिया मछली हमको दिखती तो 6 फीट की गहराई पर दिखेगी। इसका थ्योरी आपने पढ़ा होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। ओके, थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग, कम टाइम में हम लोग ट्राई करते हैं कि पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए। ओके, तो ये मान लीजिए यहां पानी के अंदर या कोई भी डेंसर मीडियम में पानी के अंदर मान लीजिए एक मछली, यहां पर पानी के सतह से मछली का जो गहराई है जिसको हम लोग रियल डेप्थ बोलते हैं, रियल डेप्थ, एक्चुअल में मछली यहां पर है, पी पॉइंट पर, इस जगह पर है। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से इसको देखेंगे तो ये मछली हमको यहां नहीं दिखाई देगी, ये मछली हमको यहां दिखाई देगी। मछली का इमेज हमको यहां पर दिखाई देगा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं एपरेंट डेप्थ। ये रियल डेप्थ है, एज्यूम कर लो रियल डेप्थ h है, ये हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, जो आपको लग रहा है, जो आपको फील हो रहा है, जो कि है एक्चुअल में नहीं। ठीक है बच्चों, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। तो इस केस में क्या एक्सप्रेशन हमारा होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, इस केस में ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरा ये कि मछली थी एक्चुअल में ए पॉइंट पर और दिखी आपको बी पॉइंट पर, है ना, तो मछली का जो पोजीशन था वो शिफ्ट हुआ ना, यहां पर थी मछली, आपको यहां दिखाई दी। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और ये शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों, ये शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है h इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि वीडियो हमारा शॉर्ट रहे। अगर दूसरा केस ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाए, ऑब्जेक्ट इन द रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, एज्यूम कर लीजिए यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और पानी के अंदर कोई ऑब्जर्वर है, जैसे मान लीजिए वही फिश है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट को देख रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका पानी के सतह से जो ऊंचाई है जिसको हम लोग रियल हाइट कहते हैं, रियल हाइट, मान ले वो h है, तो अगर पानी से मछली उसको देखेगी तो क्या वो उस जगह पर दिखाई देगा? नहीं, ये ऊंचाई पर दिखाई देगा। यहां पर ये P पॉइंट था तो अब ये P डैश पॉइंट पर दिखाई देगा। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा एपरेंट हाइट। ठीक है, एपरेंट हाइट। क्लियर? बात समझ में आ रहा? तो इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर यहां पर कोई 4.5 फीट का आदमी है, अब पानी के अंदर से देखता है तो वो आदमी उसको 6 फीट का दिखाई देगा। मतलब राजपाल यादव है तो वो अमिताभ बच्चन लगेगा आपको यहां से देखने में, एकदम जस्ट इसका उल्टा। अच्छा, मान लीजिए जो मीडियम है
डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। याद रखिए हमेशा ये केस और ये केस में जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो वो डेंसर मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव म्यू जो है वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, याद रखेंगे इसको हमेशा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं तो इस केस में क्या होगा हमारा, तो म्यू इज इक्वल टू जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए ये रियल डेप्थ बाय एपरेंट, ये हो जाएगा एपरेंट हाइट, इसको हाइट बोलेंगे है ना, एपरेंट हाइट डिवाइडेड बाय रियल हाइट। ओके बच्चों, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा अब फिर से आप देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये था यहां पर, दिखाई यहां दे रहा, यहां था दिखाई यहां दे रहा, इसका मतलब इतना जो है ये क्या हुआ, इसके अंदर शिफ्ट हुआ। क्या हुआ बच्चों, शिफ्ट। तो ये शिफ्ट कितना होगा बच्चों, ये जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट क्या होगा, म्यू -1 इंटू एच। ओके ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद हमारा जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसका डेरिवेशन किसी दिन अलग से किसी क्लास में मैं बताऊंगा, वो है लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट या फिर जिसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग कहते हैं, लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके ये क्या है, एज्यूम कर लें कि ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ओके अच्छा ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसका थिकनेस है टी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। एक रे ऑफ लाइट हम लोगों ने यहां पर डाला, इंसिडेंट यहां पर हुआ, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रेयरस और डेंसर में जा रहा है, ग्लास का मान लीजिए ये यहां गया, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये रे ऐसे जाएगा। ये जो हमारा यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। अगर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक नहीं होता तो लाइट रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी जो है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसके अकॉर्डिंग लाइट सीधे चला जाता है। तो आप देखिए जिस लाइट को जाना था इधर गया उधर, ये डिस्टेंस है ना, जाना था इधर लेकिन 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद गया इधर, मतलब अल्टीमेटली जाना था इधर, अल्टीमेटली गया इधर। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों लोग, लैटरल शिफ्ट। तो ये जो लैटरल शिफ्ट है, और भी एंगल है इसका जरूरत नहीं हम लोग को, जो जरूरत है फॉर्मूला के लिए जिसको मैं बता रहा हूं। तो लैटरल शिफ्ट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, टी साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई रूट अंडर कॉस आई है ये, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये एक्सप्रेशन हुआ लैटरल शिफ्ट का। ओके टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। अच्छा फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट पड़ रहा है बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा छोटा हो तब लैटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, टी आई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये फॉर्मूला उसी टाइम यूज करेंगे जब आपको मेंशन रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस में ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। क्लियर है बच्चों, ये लैटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं। अच्छा अब इसके बाद हमारा आता है, ठीक है ये हो गया, अब आता है हम लोग का क्रिटिकल एंगल। ओके क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि डेफिनेशन थ्योरी पर हमारा कोई डिस्कशन नहीं है, आज हमारा डिस्कशन सिर्फ फॉर्मूला में। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला फॉर्मेशन कब होता है बच्चों, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा हो ना, ये एज्यूम कर ले ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम म्यू डी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम म्यू आर। ओके यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस
ठीक है, जिसके कारण रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करता हुआ जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल थीटा सी से जनरली हम लोग डिनोट करते हैं, आईसी से भी लिख सकते हैं आप, इसी से डिनोट करें। ओके, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/μ सिर्फ लिखते हैं, तो याद रखिए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम। ओके बच्चों, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन अगर ब्रेक करके लिखे तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μd विथ रिस्पेक्ट टू आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, इसको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दूं तो ये 1/μd/μr आएगा। ओके, यानी ये हो जाएगा μr/μd। ओके, तो साइन थीटा सी हमारा आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। साइन थीटा सी देखिए अल्टीमेट एक्सप्रेशन हमारा है μr/μd। ओके, ये एक्सप्रेशन हो गया। इसके साथ हम लोग वेलोसिटी को अगर ऐड करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का उल्टा रिलेशन है, तो vd/vr हो जाएगा, जो कि λd/λr होगा। क्या समझ रहे हैं इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल अगर थीटा सी तो साइन थीटा सी रिफ्रैक्टिव रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव डेंसर मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव इन डेंसर मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव और लाइट इन रेयर मीडियम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिससे हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें एक और बता दूं आपको, एक और चीज बताता चलूं, वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रॉब्लम होता है, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ओके, इसमें हम लोग जानते हैं दो पार्ट होता है, इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर, आउटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिंग। ठीक है, ये जो बाहर वाला है ये है क्लैडिंग, जो कि रेयरर मीडियम होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू क्लैडिंग, क्लैड लिख दिया हम लोगों ने। और जो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कोर, जो रेड वाला पार्ट हम लोग दिखा रहे हैं कोर, इसका रिफ्रैक्टिव म्यू कोर। ओके, तो इसमें ये जो काम करता है हम लोग को पता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। इसमें साइन थीटा सी इज इक्वल टू, इसका प्रॉब्लम रहता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो म्यू आर का क्या है, आर है हमारा रेयर मीडियम, तो रेयर इसमें कौन है, क्लैडिंग, तो म्यू क्लैडिंग, क्लैड या क्लैडिंग पूरा भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय म्यू कोर। तो अगर आपको कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो इस फार्मूला को आप लोग यूज करें, देखेंगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है हमारा कि ये एज्यूम कर लें ये पानी या फिर कोई भी डेंसर मीडियम है, पानी भी हो सकता है। जनरली इसका एक प्रॉब्लम आता है, ये ऐसा करके हम लोग देखें। ओके, मान लीजिए पानी है, इसके अंदर अगर हम लोग एक बल्ब या फिर एक सोर्स ऑफ लाइट को रख दें, ओके, एक बल्ब या एक सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग रख दें यहाँ पर, मान लीजिए, ओके, यहाँ पर, तो इससे जो लाइट पानी के बाहर जाएगा वो कैसे जाएगा, वो ऐसा जाएगा, देखिए ये इसको ग्रेज करता हुआ ऐसे करके चला जाएगा। तो पानी के अंदर से देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर होल दिखाई देगा ये। ओके, हम लोगों को इस होल का एरिया और इसका रेडियस पता करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा सोर्स है, ये सरफेस से इसका डेप्थ है h, ये सर्कुलर होल, इसका हम लोगों को एरिया पता करना है। मान लीजिए इसका रेडियस है r। अच्छा, फिर से बता दूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम म्यू है। तब क्या होगा इसका, तो इसका r इज इक्वल टू होता है बच्चों h/√अंडर म्यू स्क्वायर -1। ये हो गया रेडियस ऑफ द होल, सर्कुलर होल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर होल, ये हो गया हमारा r इज इक्वल टू h/√अंडर म्यू स्क्वायर
-1 ये हमारा आया। ठीक है, एंड एरिया भी पूछता है, बहुत इजी है। एरिया ऑफ द होल, एरिया ऑफ द सर्कुलर होल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। तो ए इज इक्वल टू पाई हम लोग लिखेंगे, आर के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच स्क्वायर और नीचे में रूट एलिमिनेट हो जाएगा, म्यू स्क्वायर -1। ये भी हम लोग का एक एक्सप्रेशन है। ओके बच्चों, रिफ्रैक्शन, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन का करीबन सभी आपको एक्सप्रेशन मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिज्म के बारे में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, प्रिज्म के बारे में हम लोग बताएंगे, प्रिज्म से रिलेटेड फार्मूला, और रिफ्रैक्शन में कुछ 1-2 फार्मूला और भी होगा तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों यही तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।